रियल है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी कुछ बोलूँगा। बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश का बेसिक पूरा आ रहा है, क्लियर इसमें, क्लियर है ना। तो बेसिक जो इंग्लिश में जब समझते हैं हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है। तो चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं, बेसिक रूल भी बहुत ज़रूरी है, इसमें सारा सेंटेंस समझ में आ जाता है। और जैसे चैप्टर्स जो टेंस हो गया, एक्टिविटी हो गया, फॉर्मेशन हो गया, कंडीशनल हो गया, मॉडल्स हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमिनर्स, आर्टिकल, डायरेक्ट नरेशंस हो गया, ये एक्स्ट्रा। फिर वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप वोकेबलरी के अलावा फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेजेस वर्ब यूज़ करते हो तो आपका इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड अच्छा होता है, आप अच्छी यूज़ तरीके से इंग्लिश बोल पाते हो। और किसी के सामने फ्रेजेस यूज़ करते हो, जैसे अभी मैंने 2 सेंटेंस बताया, उसमें फ्रेज बताई थी मैंने, तो फ्रेजेस से भी ये होता है। बस ये इंग्लिश की जो 9 चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। बाकी जितना हो सके वो जीडी में बेनिफिट होता है। अब बेसिक में देखो हम सेंटेंस बनाए, अब बेसिक में कैसे, क्या इंग्लिश में कितनी वर्ब होती है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे मैं बोलूँ कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट होगी। फिर गॉन, गोइंग टू गो, ऐसे सारे वर्ब होती है। जैसे कि हम बोले प्ले, फर्स्ट फॉर्म खेलो, प्लेड खेला, मतलब सेकंड फॉर्म खेला, ऐसे ही होगी हिंदी। या फिर प्लेड खेल चुका, या प्लेइंग खेल रहा, टू प्ले खेलना। अब बेसिक में देखो जैसे 5 फॉर्म आ गई, बगैर क्या होता है सेंटेंस बनता है बेसिक का। इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस बनते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो कौन सा भी टेंस हो या किसी भी चैप्टर्स का हो, तो उसमें एक चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। वो कंफ्यूज ये होता है कि भाई सेंटेंस बन रहा है इंग्लिश का, मैं इंग्लिश की बात करूँ, जिसको अच्छी इंग्लिश सीखनी है वो ये चीज़ ध्यान रखें कि सेंटेंस बनता है इंग्लिश का, तो उस वाक्य में कितनी वर्ब है, कितनी हेल्पिंग वर्ब है, कितनी मेन वर्ब है, ठीक है। मान लो सपोज किसी वाक्य में एक ही वर्ब है, तो वो वहां उस वाक्य की मेन वर्ब होगी। क्या बनेगी, मेन वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, 24 या 25। जैसे कि इज एम वॉज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, ओके, ये कितनी है 11 हेल्पिंग वर्ब्स। उसके अलावा 11 हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा हम देखें तो मॉडल्स, ये मॉडल्स बोलो या मॉडल्स बोलो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बोलते हैं अपने लेवल से बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, एक्सेंट होता है अमेरिकन ब्रिटिश का थोड़ा सा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मॉडल्स हैं वो है 13, 11 प्लस 13 कितने 24। ये 24 हेल्पिंग वर्ब होती है और 25 हेल्पिंग वर्ब होती है बीई, वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है। पर सेंटेंस एक बेसिक रूल है, जब इंग्लिश में सेंटेंस बनता है तो वो एक वर्ब है, सिंगल वर्ब है। यदि एक ही वर्ब है तो वो उस वाक्य की मेन वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे कि तुम क्रिकेट खेल, यू प्ले क्रिकेट, अब इसमें एक ही वर्ब है प्ले, तो मेन वर्ब बन गई। आई एम अ टीचर, तो इसमें एम क्या है, मेन वर्ब बनना, तो एक ही वर्ब है। कहने का मतलब ये है यदि एक ही वर्ब होगी तो उस वाक्य की वह मेन वर्ब बन जाएगी। जब किसी वाक्य में दो, देखो ये बेसिक तो आप सोच रहे हमको आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब जीडी करते हो ना तो भूल जाते हो आप सब बेसिक, सबको रूल भूल में दिमाग में आता भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं टीचर ये जरूरत नहीं वो जरूरत, उनको खुद को पता है कितनी जरूरत इंपॉर्टेंस है। ऐसा तो है नहीं घर में सारे के सारे इंग्लिश बोल रहे हो शानदार जाकर, ठीक है। इसीलिए हमको थोड़ा सा पोर्शन तो चाहिए ग्रामर का, जब हम सेंटेंस बना सके, क्योंकि रट्टा तो मार नहीं सकते, सेंटेंस रट के तो बोल नहीं सकते अपन। या 2 वर्ब है किसी वाक्य में इंग्लिश के, तो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी मेन वर्ब होगी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में देखो आप कितनी वर्ब है, 2 वर्ब है, तो पहली क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब होगी। आर क्या होगी हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब फोर्थ फॉर्म, मतलब 2 क्रिया, तो पहली हेल्पिंग दूसरी में। जब किसी वाक्य में 3 क्रियाएं होती तो जब किसी वाक्य में 3 क्रिया तो पहली 2 हेल्पिंग और तीसरी मेन वर्ब बनती है, ठीक है। जैसे कि ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वो सवेरे से
पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस वाक्य में कितने क्रिया टोटल? 3 है। तो हैज बीन क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, और जो स्टडिंग है वो मेन वर्ब बन गई। यदि किसी वाक्य में 4 क्रियाएं हैं, किसी वाक्य में 4 क्रियाएं, तो पहली 3 क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, और 4 है तो 3 हेल्पिंग, चौथी मेन वर्ब होगी। अब सेंटेंस सोच लो कि they will have been reading, नहीं सॉरी, इसको ऐसे नहीं बोला, they will have been playing cricket for 2 hours, they will have been playing cricket for 2 hours, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे क्रिकेट। तो यहाँ पे कितनी वर्ब होगी? they will have been, 4 क्रिया है, playing cricket since for 2 hours। तो इसमें इस सेंटेंस में देखो इस सेंटेंस में 4 क्रियाएं हैं। दे विल हैव बीन तो विल हैव बीन स्टडिंग, तो 4 है स्टडिंग, तो 3 क्या होगी? विल हैव बीन क्या हो गया? ठीक है। अब तुम सेंटेंस सोचोगे जब किसी वाक्य 5 क्रियाएं हैं तो 5 क्रिया में पहले 4 क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, 5वीं मेन वर्ब बनती है। जैसे कि मैं सेंटेंस बनाऊं आपको कि टी मतलब चाय, टी विल हैव बीन गेटिंग prepared for 5 minutes by her लगा हुआ प्रिपेसिव। अब इसमें कितनी वर्ब है? 5 है ना, गिनो आप। 5 क्रिया है नहीं इसमें। टी विल हैव बीन गेटिंग प्रिपेयर्ड, 5 क्रिया देखो, होगी ना 5। गेटिंग भी वर्ब होगी, तो यहाँ पे विल हैव बीन और गेटिंग है ना, 3 और 4, गेटिंग चौथी क्रिया है, ये 4 और हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्रिपेयर्ड क्या होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब बन गई, है ना। तो ये बेसिक रूल है, अगर आप बेसिक रूल ध्यान में रखोगे तो सेंटेंस बनेगा। 5 वर्ब ऐसे होती है, ठीक है। और ये एक बेसिक रूल है, बस इसको समझना है इस तरीके से। हाँ बेसिक। अब जैसे कि इज एमआर वॉज वर्ब डू डज हैज हैड, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब भी बनती है। मैं बताया रूल, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब बन जाएगी, ठीक है। ये बेसिक है, बस इसको इतना सा ध्यान रखना है। अब समझते हैं टेंस को। बेसिक के बाद आता टेंस। पहला मेन चैप्टर अपना टेंस का ही है। किसका है? देखो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं हाँ टेंस क्या है, ऐसा दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि क्या होता है स्कूल में जब पढ़ते हैं तो वो ऐसा क्लियर नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको डिटेल नहीं पढ़ाते हैं। पूरा डिटेल होना चाहिए भाई, कितने पार्ट होते हैं टेंस के। अब बोलते 12 टेंस है, ऐसा नहीं है। टेंस के सिंपल के 3 पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल के, पास्ट सिंपल के 3 पार्ट हो जाते हैं, फ्यूचर सिंपल के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पार्टीशन आपको पता नहीं हो तो लैंग्वेज इंग्लिश पे आप कमांड नहीं कर पाओगे, ओके। तो जैसे कि हम समझते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन? रूल क्या है? पर्सन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म आती है? 5 फॉर्म। पर यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है? मेन की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहाँ पर देखो पर्सन आपको समझ में आना चाहिए। पर्सन कितने गिने चुने? ही शी इट, नाउन सिंगुलर, आई हुई देयर, नाउन प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लस एमपी फर्स्ट प्लस बचा जो ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें डिटेल क्या, देखो इसमें अब जब प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के नेगेटिव वर्ब बनाएंगे तो किससे बनेगा? डू नॉट प्लस एम और डज नॉट प्लस एमपी फर्स्ट से बनेगा। नेगेटिव वर्ब के प्रेजेंट सिंपल किससे बनते हैं? डू नॉट प्लस एम फर्स्ट और डज नॉट प्लस एम फर्स्ट। और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट में भी इंग्लिश कोई बोलो तो अच्छा रहता है। अब आगे समझे, ये हो गया नेगेटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो रूल क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन कह रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का बेसिक रूल क्या है? पॉजिटिव रूल जो बेसिक रूल पर्सन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी है? अनकाउंटेबल, बहुत सारी है। तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। नेगेटिव बनाओगे कैसे बनेगा इसका विद मोशन का? डू नॉट प्लस एम फर्स्ट और डज नॉट प्लस एम फर्स्ट। अब इसमें थोड़ा एडिशनल चीज ऐड होगी। एडिशनल क्या होगी? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस किसी बात को जोड़ दे के, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो इंग्लिश बोलने में आप किसी चीज को जोड़ दे के बोलना हो, तो प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव के बाद जब कभी पॉजिटिव वाक्य को दोहराते हैं, दोहराना रिपीट करना,
तो पर्सन की तुम पर डू और डस से स्ट्रेस लगाते हैं, पर्सन की तुम पर डू और डस से स्ट्रेस लगाते हैं। स्ट्रेस का मतलब ये है, स्ट्रेस मतलब छोड़ देना, किसी बात को छोड़ दे, हमने बोला और सामने वाले ने मना किया फिर इसको रिपीट करना है तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो पर्सन की तुरंत बाद पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं तो पर्सन की तुरंत बाद डू और डस से स्ट्रेस लगा, ताकि सुनने वाले को हमारे द्वारा कहे गए वाक्य पर यकीन दिला सके। डू का स्ट्रेस कहां लगेगा, कौन से पर्सन का, पर्सन आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के साथ। डस का स्ट्रेस ही, शीट, नाउन सिंगुलर के साथ लगते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, अभी थोड़ा सा इसका डिटेल समझा। अब नेगेटिव बनेगा इसका तो डू नॉट प्लस और डज नॉट प्लस इम्प्लीफर्स्ट और स्ट्रेस लगाएंगे डू डस से जब कभी पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं। इसके अलावा हम ओनली सबसेस पे स्ट्रेस लगाते हैं, किससे, स्ट्रेस के रूप में ओनली का हिस्सेत, ONLY, ओनली का अर्थ स्ट्रेस के रूप में ही से। जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर दे के बोलना हो तो ओनली सबसे स्ट्रेस लगाते हैं। ओनली सबसे से सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में, ना कि नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य में। ओके, अब जब प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत पर्सन के प्रयोग के अनुसार डू और डस से करते हैं। इज दैट क्लियर? और जब कभी प्रश्नवाचक वाक्य को आश्चर्यजनक, प्रश्नवाचक वाक्य को किसको आश्चर्यजनक रूप से दोहराते हैं तो पर्सन के तुरंत बाद डू से स्ट्रेस लाके डस से। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर कहती है कि जब भी डस आता है वर्ड, उसके बाद आने वाली क्रिया में एस या ईएस शामिल नहीं होना चाहिए, डस में पहले से ईएस शामिल है। ओके, ये रूल है। जब भी पर्सन के साथ ही, शिप, नाउन से सब डस का प्रयोग होगा उसके बाद पहले ये कि पर्सन ही, शिप, नाउन से इंप्लीमेंट के साथ एस लगता है, पर्सन ही, शी, इट, नाउन के साथ इंप्लीमेंट के साथ एस या ईएस लगता है। ओके, मगर जब डस आएगा इसी में तो वो आगे जो वर्ब आ रही है कोई भी, जैसे ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले हो जाएगा, एस हट जाएगा क्योंकि डजंट में या डज में ईएस शामिल है। ओके, अब आगे देखो ओनली का बताया स्टेज, डू डज का स्टेज बताया, नेगेटिव बता दिया। अब इंट्रोगेटिव की शुरुआत डू डज से करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें हम, सेंटेंस किसी के यू ड्रिंक लिकर, यू ड्रिंक लिकर, सामने वाले को बोलोगे या यू ड्रिंक लिकर, तुम शराब पीते हो, लिकर मतलब शराब, यू ड्रिंक लिकर, पर्सन प्लस एनफर्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू ड्रिंक लिकर, सामने वाले को बोला आपने, उसने मना किया नहीं, मैं आई डोंट ड्रिंक लिकर, मैं शराब नहीं पीता हूं। तो आप इस सेंटेंस को रिपीट करोगे, इस सेंटेंस को रिपीट करोगे, रिपीट में ये बोलोगे कि यू डू ड्रिंक लिकर। मैं शॉर्ट में नहीं समझा रहा हूँ, लॉन्ग है ये पूरा, ऐसे चाहे 2 घंटे का हो, 1 घंटे का, आई डोंट नो कितना भी बनेगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि आप डिटेल में, अब मैं शॉर्ट में कितना समझा सकता हूँ, शॉर्ट में तो फिर अब बच्चे सीख नहीं पाते इंग्लिश, उनको दिक्कत होती है, हर चीज डाउट हो जाता है। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो 1 मिनट समझाऊंगा, रूल क्या, पर्सन प्लस एनफर्स प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव हो गया, डू नॉट, डज नॉट प्लस एनफर्स, इंट्रोगेटिव, ये बस हो गया। फिर बीच में जो मेन आपका जो बचा है वो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डिटेल जरूरी है। ठीक है, जैसे कि सामने वाला बोला आपने कि लिकर नहीं बोला, यू स्मोक सिगरेट, तुम सिगरेट पीते हो, सामने वाला नहीं, आई डोंट स्मोक सिगरेट। आप इस वाक्य को रिपीट करोगे, दोहराओगे तो क्या होगा, यू डू, उसको सामने वाले कन्विंस करोगे तो क्या बोलोगे, यू डू स्मोक सिगरेट, यहाँ पे डू का स्ट्रेस है। या फिर स्ट्रेस ओनली का भी लगेगा, सामने वाला बोलेगा मैं नहीं ये पीता है, तो आप तुम ही पर्टिकुलर किसी को उसको बोलोगे यू ओनली स्मोक सिगरेट, तुम ही सिगरेट पीते हो, यू स्मोक सिगरेट ओनली, तुम सिगरेट ही पीते हो। नेगेटिव बनेगा यू डोंट स्मोक सिगरेट, डू यू स्मोक सिगरेट। अब किससे आपने पूछा डू यू स्मोक सिगरेट, उसकी एज नहीं है, आपने कभी देखा नहीं पीते हुए, और उसने बोला, आपने पूछा प्रश्न कि डू यू स्मोक, यस, तो आप सरप्राइज हो जाएगा, कभी देखा तो ही नहीं कैसे, तो आप सरप्राइजली क्या बोलोगे, डू यू डू स्मोक सिगरेट, डू यू डू स्मोक सिगरेट, क्या पीते हो सिगरेट तुम, डू यू ओनली स्मोक सिगरेट, डू यू स्मोक सिगरेट ओनली, क्या तुम सिगरेट ही पीते हो, डू यू नॉट या डोंट स्मोक। ये सेंटेंस इससे पर्टिकुलर जब कंडीशन होती है वहां यूज करना है कि स्ट्रेस नहीं लगता है। जैसे आप जब इंग्लिश में बात करोगे, टॉकिंग करोगे, जब यहाँ पे आपको रूल्स का पता होगा तब सेंटेंस बना लोगे इजीली। ओके, अब जैसे नेक्स्ट होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन? इसका रूल तो वही है। रूल क्या है, पर्सन प्लस एमबी फर्स्ट बचा जो ऑब्जेक्ट, मगर ये इसको विदाउट मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इजमार से बनते हैं। किससे बनते हैं? इजमार से। इजमार आपको पता है कि इजमार एक हेल्पिंग वर्ब है जो कंटीन्यूअस वाक्य में प्रयोग करते हैं। जब इजमार के बाद हम एमबी फर्स्ट प्लस आईजी का प्रयोग करते हैं तो ऐसे वाक्य पे जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में करते हैं।
मगर हम क्या करें, इजमार के बाद जो फोर्थ फॉर्म लगेगी एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर अपन क्या लगाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। वो ये चैप्टर्स मैंने दूसरे हैं जो लिखवाए हैं, आपको पता है प्रीपोजिशन का चैप्टर है, कंजंक्शन का है, डिटरमिनेंट्स का, आर्टिकल, जो 3-4 चैप्टर है जो लिखवाता हूं मैं आपको पूरा पूरा, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी आपको सिंपल पता लगना चाहिए कि हाँ कि इस नंबर के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, एमबी फर्स्ट प्रेजेंट आ रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा, वो हटा देंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्य पहचान प्रेजेंट सिंपल टाइम विदाउट मोशन के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्य में इजमार, मैंने क्या रूल बताया था कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया है तो वो उस वाक्य की मेन रूप बन जाए। इसमें एक इजमार क्या होगी, एक ही क्रिया है, इजमार ऐसे वाक्य में एक लौते रूप से प्रयोग होने से वहां उस वाक्य की मेन रूप बन जाती है, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि इजमार से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी कंटीन्यूअस के वाक्य बनते हैं, पर प्रेजेंट सिंपल के वाक्य भी बना सकते हैं जो विदाउट मोशन, इसमें एक्शन नहीं होता, मतलब विदाउट मोशन, विदाउट एक्शन होता है, इसमें कोई क्रिया एक्शन नहीं होती। इसमें इजमार है तो हेल्पिंग वर्ब, पर एक लौते रूप से प्रयोग होने से मेन रूप बन जाती है। और टेबल में ये आपको निकलवा देगी टेबल, या टेबल देख लेना, भी निकलवा दूंगा कभी भी, या फिर वीडियो बनाएंगे तब मैं बता दूंगा वो। तो इसमें टेबल में इजमार कौन सी बात में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है, इजमार फर्स्ट फॉर्म में आती है, ध्यान रखना, इजमार फर्स्ट फॉर्म में आती है। इजमार की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर है, थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है, चौथी क्रिया है बीइंग है, पांचवी क्रिया टू बी, ठीक है। तो इजमार फर्स्ट फॉर्म में है तो पर्सन प्लस एमबी फर्स्ट का रूल लागू होगा प्रेजेंट का, पर ये क्या है, इजमार से बने ना, इसको हम बोलते हैं विदाउट मोशन, ठीक है। इसके नेगेटिव वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टाइम विदाउट मोशन के, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, बस इनके पास नोट है, इनमें रूडनेस का कोई मतलब नहीं, विदाउट मोशन में इजमार के पास नोट लग जाएगा। पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, यही तो चीजें सीखनी है। और ही शी नाउन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, और वी यू दे और नाउन प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनिट में डायलॉग मार दूंगा कुछ भी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, वो चलता रहेगा भी। अब ये हमने समझा विदाउट मोशन, जो रिवीजन कर रहा है उसको समझ रहा होगा, उसको अच्छा समझ में आ रहा होगा, उसकी रिवीजन है ये, तो जिंदगी भर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सब देख लिया आपने, वीडियो भी समझ लिया आपने, तो आपको जिंदगी भर ये वीडियो देखते रहे ना, ये वीडियो डाल रहा हूँ ना आपको, तो ये समझ लेना कि आपको रिवीजन ही है, क्योंकि आपको इंद्रजीत ही इज अ प्लान, आपको पता है इंद्रजीत के बारे में, और कल भी मैसेज आया मेरे पास, उसने सुन के ही इंग्लिश सीखी है, ये रूल सारे उसने सुना है। और मैं भी पहले जब इंग्लिश सीखा तो मैं, बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो पढ़ने नहीं देते, तो फिर मैं ऐसे रिकॉर्ड करके रखता था, ठीक है। तो अब ये विदाउट मोशन का पता समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें ओनली स्टिल लगेगा, ओनली शब्द का, किसका, जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे जोर देके बोलना हो तो ओनली सबसे स्ट्रेस लगाते हैं, ओनली सबसे स्ट्रेस लगाते हैं, ओनली सबसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सिर्फ पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव, ना कि नेगेटिव व इंट्रोनेगेटिव वाक्य में। ये ओनली का स्ट्रेस सभी जगह देगा, ध्यान रखना, उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ओके। और जैसे सेंटेंस बनाए कि वहां अनिल है, जैसे सिंपल, तो ही इज अनिल। अब देखो सेंटेंस में, देखो ही इज अनिल, इस सेंटेंस में कितनी वर्ब एक ही है ना, इज, तो इज ही इज अनिल, वहां अनिल, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं विदाउट मोशन, ठीक है। अब इसका हम बोलेंगे वही अनिल है, वही, तो ही ओनली इज अनिल, वह अनिल, स्ट्रेस कैसे लगेगा, आप सामने वाला वहां अनिल नहीं, सामने वाला बोला नहीं है, अब बोले वही अनिल है, ही ओनली इज अनिल, अब बोले अनिल ही सुनील है, बोले वो तो अनिल ही है, ही इज अनिल ओनली। नेगेटिव बनाओ क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अनिल, और इंट्रोगेटिव बनाओगे क्या हो जाएगा, इज पहले इज अनिल, शॉर्ट इंट्रोनेगेटिव बनाओगे इज नॉट अनिल या इज ही अनिल, सिंपल है। ये हो गया नाउन। प्रोनाउन क्या होगा कि ही इज हिज फादर, वो उसके पिताजी है, ही इज हिज फादर, वो उसके पिताजी है। अब आप नेगेटिव कैसे बनाओ, अब रूल पता है। नाउन हो गया, प्रोनाउन। एडजेक्टिव, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ओके। आर्टिकल, शी इज अ डॉक्टर, अब क्या है, आर्टिकल, ठीक है। शी इज हियर, वो यहाँ, हियर क्या है, डिटरमिनर। शी इज देयर, वो वहां है, देयर क्या है, डिटरमिनर से। शी इज एट होम, वो घर पे है, एट क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के चैप्टर्स आपको पता है डिटेल में अलग पूरा लिखवा रखा है,
ओके, कंजेशन, ही इज आइदर हर फादर और अंकल, ये कंजेशन, या तो उसके पिताजी है, ही इज आइदर हर फादर और अंकल, वह उसके या तो पिताजी है या फिर या अंकल है, चाचा है, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। ये सारा इसे सेटअप होगा। अब चैप्टर नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या है? रूल देखो ध्यान से, इमेजिन कर लो आप, पर्सन प्लस इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस एम बी फर्स्ट प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जब सेंटेंस इस टेंस से पता चल रहा है कि प्रेजेंट के जो चल रहे हैं कंटिन्यूस में, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। कि भाई इज एम आर के बाद यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो ऐसे वर्ब पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो भी कार्य चल रहा है, हो रहा है, व्यक्ति कार्य कर रहा है, ये घटना घटित हो रही है और हमें इसका टाइम का पता नहीं है, मतलब इसमें टाइमिंग नहीं आएगा, ठीक है, कितने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सवेरे से या 2 घंटे से, तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ में? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? स्टार्टिंग टाइम, और पीरियड ऑफ समय की अवधि और निश्चित समय, वो नहीं आता इसमें, ठीक है। तो इसे बाकी पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं, ये क्लियर आपको लिखवा रखा है और आप उसको ध्यान से पढ़ भी लेना या सुन भी लेना। तो ऐसे वाक्य पे इसमें करते हैं। इजमार क्या करती है? इजमार प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्य में सहायता करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, क्योंकि मेन इसका काम क्या है? अगर ये एक लौते तो उससे प्रयोग मेन वर्ब बनती है, जैसे कि विदाउट से समझाया मैंने। और किसी वाक्य में ये अगर इसके बाद कोई वर्ब आती है तो वहां हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये इजमार क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब्स का काम, सहायता करने वाली क्रिया है जो किसको हेल्प करेगी। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, अब मैं आर नहीं लगा हूं, दे प्लेइंग फुटबॉल, तो गलत हो गया सेंटेंस, है ना? तो कंटिन्यूस बोल रहा है, इजमार हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसमें, ओके। अब नेगेटिव बनाओगे तो वही है, इज नॉट प्लस एम बी फर्स्ट, आर नॉट प्लस एम बी फर्स्ट, एम नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस, ये होगा नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव की शुरुआत पर्सन के प्रेजेंट इजमार से करते हैं। किससे करते हैं? इजमार से। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओके। सेंटेंस आप कितने बनाओ इस रूल से कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। शी इज ड्राइविंग अ स्कूटी, वह स्कूटी चला रही है। तो ऐसे सेंटेंस आप इजीली बना सकते, इसका नेगेटिव बनाना इजी है, नोट लग जाता है, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इजमार पहले आ जाएगा, ओके। अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल देखो, जो जिसने रिवीजन किया है उसके समझ में रिवीजन ये ऐड हो गया, मतलब नहीं करो कि वो तो वापिस आपको करना ही है रिवीजन, किसको नोट्स को कैसे पढ़ते हैं, मगर जो जिसने कर रहा है रिवीजन और ये जो सुन रहा होगा उसके लिए प्लस पॉइंट है ये, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे बैठे लोगों ने, 2 तो ये सामने बैठे हुए, ठीक है, तो इनको समझ में नहीं आएगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट मैं ऐसे बोलूंगा, वीडियो ऐसे बनूंगा, इसको देखना देख लेना, ठीक है। मेरे तो है ही बोलने का तरीका ऐसा, मैं कितना कंट्रोल करूँ, हर कुछ बोलने का पटांग सही है मेरे को, और ज़्यादा वीडियो आएगी तो पटांग बोलूँगा मैं, ठीक है। किसी का नेचर चेंज हो सकता है, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है? देखो बहुत जने बोलते हैं कि चुका चुकी चुकी ऐसे बोलते डायरेक्ट, और ऐसे दिमाग में कोई रूल बनाओ ना, वैसे रूल है आपको स्ट्रक्चर पता है तो सेटअप बन जाएगा। चुका है, चुकी है, ये सब कुछ भी नहीं, मैं बता सकता हूँ हिंदी में हाँ ऐसा होगा, पर रूल तो बेसिक आपको पहले समझ में आएगा। पर्सन प्लस, जब भी परफेक्ट में सेटअप बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्तमान में जो भी काम हो गया है ना, परफेक्ट हो गया, ऐसा लगता है कंप्लीट हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेटअप बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में पर प्रेजेंट के वाक्य चल रहा है जो कंटिन्यूस, ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड कंटिन्यूस, अब परफेक्ट बनाओगे तो मैंने खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड हो जाएगा। रूल क्या है? पर्सन प्लस हैज प्लस हैज ऑब्लिक हैज ऑब्लिक है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, प्लस है थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बोला कि जब किसी वाक्य दो गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैज है हेल्पिंग वर्ब है। पर्सन ही शी नाउन सिंगल साथ हैज का प्रयोग, पर्सन आई वी यू दे और नाउन प्लस साथ हैव का प्रयोग, और आगे क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म।
बच्चा क्या है? ऑब्जेक्ट, बच्चा जो ऑब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव बनाओगे क्या हो जाएगा? हेल्पिंग के बाद नोट लग जाएगा, हैज के बाद नोट लग जाएगा, हैव के बाद नोट और प्लस थर्ड फॉर्म। और प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव, वो इंट्रोगेटिव वाक्य शुरुआत पर्सन के प्रयोग के अनुसार, पर्सन के अनुसार आपको पता है कौन सा पर्सन आएगा तो वो हैज पहले आ जाएगा। और ओनली का स्टेज जो आपको पता है वो ध्यान देना है, ओके। तो सेंटेंस जैसे कि आई हैव ईटन फूड, पर्सन यहाँ पे हैव क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब, ईटन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया है, मैं खा चुका हूँ, खा चुका। 5 6 7 हिंदी जो बनती है, जो बस आपको ध्यान रखना है कि किस वे में हमको सेंटेंस परफेक्ट में बनाना है, जिससे तेरे को कंफ्यूज हो रहा था कल, ओके। ये चीज हो रही है, कंफ्यूज में बनो, परफेक्ट बनो, ये ध्यान रख, ओके। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, ओके। तो अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटन फूड। अब ऐसे अभी इसने यूज किया था हैड का, अब मैं ईटन की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? मैं टेकन भी यूज कर सकता हूँ, फिर आई हैव टेकन फूड भी बोल सकता हूँ मैं, या फिर आई हैव ईटन और टेकन की जगह हैड यूज करता हूँ, आई हैव हैड फूड। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या होगी? मेन वर्ब होगी, ओके। तो यहाँ पे हैड का ईटन से निकल गया या टेकन से, ठीक है। बहुत जने बोलते हैं हैव यू हैड फूड? यस आई हैव हैड फूड, ओके। इस लेवल की इंग्लिश बोलना जरूरी है, मैं धीरे इजीली समझा रहा हूं आपको सेंटेंस से, ये परफेक्ट हो गया, ओके। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट के बाद, वो है कि हैज से हम प्रेजेंट सिंपल के वाक्य भी बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के कब बनते हैं? जब हैज के बाद एमबी थर्ड का प्रयोग करें। तो ऐसे वाक्य पहचान किसमें करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, जब हैज के बाद कौन सी वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म। मगर हैज के बाद थर्ड फॉर्म को हटा दें, उसके स्थान पर क्या करें? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। नाउन क्या है? किसी का नाम, प्रोनाउन के नाउन किस तरह प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव क्या है? किसी विशेषता है, वो वर्ड जैसे वोकैबुलरी में निकाल के लिख लेना, वो समझ लेना। और आर्टिकल ए एंड पूरा चैप्टर से है लिखवा दिया मैंने, ये लिखवा दूंगा, ओके। तो यहाँ पे हमको समझना है कि हैज से हम प्रेजेंट सिंपल के वाक्य बना सकते हैं, ना सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बना, प्रेजेंट सिंपल के भी वाक्य कैसे बनेंगे? कि हैज इसमें एकलौते रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि हैज बाद थर्ड फॉर्म बढ़ गई, तो हैज क्या होगी? हैज एक ही क्रिया होगी, सिंगल वर्ब। मैंने क्या बोला? जब वाक्य में एक ही क्रिया तो उस वाक्य की मेन वर्ब बन जाती है। और टेबल में ही है, टेबल ऑफ मेन वर्ब्स में ही है, हैज फर्स्ट फॉर्म में आती है। किसमें आती है? फर्स्ट फॉर्म में। हैज का अर्थ व्यक्ति के पास कुछ होने से अर्थ निकलता है, कुछ न कुछ व्यक्ति के पास। मेरे पास पेन, आई हैव पेन, है ना। कौन सा टेंस बन गया भाई? प्रेजेंट सिंपल बन गया ना। हैज के बाद क्या लगा है? आर्टिकल ए लगा है। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। शी हैज ए स्कूटी, उसके पास स्कूटी है। शी हैज ए कार, ही हैज ए कार। तो ये सबके पास हैज का व्यक्ति के पास कुछ न कुछ होने से अर्थ भी निकलता है व्यक्ति के पास। और हैज से अर्थ निकलता है खाने से, इट, पीने से, ड्रिंक, टेक, लेने से भी अर्थ निकलता है। ध्यान रखो, 3 अर्थ और भी है हैज के अर्थ, ठीक है, जो इससे बनते हैं। जैसे कि तुम खाना खाओ, तुम बोलो यू ईट फूड। अब ईट की जगह क्या बोलना है आपको? हैव लगा, यू हैव फूड। ये भी हो सकता है कि यू हैव फूड मतलब तुम्हारे पास खाना है। ये भी कैसे हो सकता है? खाना नहीं खाया है आपके पास खाना, तो तुम्हारे पास खाना है, ओके। तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट है, यू हैव ब्रेकफास्ट। शी हैज लंच, उसके बाद लंच है, ओके। तो ये चीजें बहुत सारी चीजें हैं, कॉमन है, आप इसको यूज करो, समझ में आ जाएगा इजी, ओके। वो सारे के प्रेजेंट सिंपल से। अब ये प्रेजेंट सिंपल का जो बना है, जैसे इसके नेगेटिव वाक्य इससे बनेंगे। नेगेटिव वाक्य बनेंगे इसके डू नॉट प्लस फर्स्ट, डू नॉट प्लस हैव या डज नॉट प्लस हैव। इससे डज, डू, डज, इसमें ये ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड जो आता है बस हैज से प्रेजेंट सिंपल के वाक्य बनते हैं ना, कभी भी हैज नॉट, हैव नॉट से नहीं बनेगा। नेगेटिव बनेंगे डू नॉट प्लस हैव या डज नॉट प्लस हैव। या एक रूल है, वो रूल आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। वो रूल क्या है कि हैज के बाद यदि हम नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करें, नाउन एडजेक्टिव आए, तो नेगेटिव वाक्य 2 तरीके से बनेंगे। ये तो एक तो बनेगा डू नॉट प्लस हैव और डज नॉट प्लस हैव। हैव ही आएगा क्योंकि डज के बाद हैज लग ही नहीं सकता, क्योंकि हैज में पहले एस शामिल है। ये रूल आपको पहले पता है और अभी भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि डज जब भी आएगा तो उसके बाद आने वाली क्रिया में एस या ईएस शामिल नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव वाक्य 2 तरीके से बनेगा। जब हम हैज के बाद नाउन वो एडजेक्टिव का प्रयोग करें, नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करें, तो नेगेटिव वाक्य या तो बनेगा डू नॉट प्लस हैव या डज नॉट प्लस हैव, या फिर हैज नो हैव नो।
हैज नो, हैव नो, यू हैव नो मनी, यू डोंट हैव मनी, यू हैव नो मनी, मनी नाउन हो गया। शी डजंट हैव ब्यूटी, शी डजंट हैव ब्यूटी, उसमें खूबसूरती नहीं है, और शी हैज नो ब्यूटी, उसमें खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैज से अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति पर के पास कुछ होने से अर्थ निकलता है ऊपर प्रिंसिपल में, और उसके बाद लेता है टेक, खाता है इट, पीता है ड्रिंक, ये तीनों भी अर्थ निकल सकते हैं। मतलब ये तीनों चीजें हम हटाकर हैज यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वह खाना खाती है, तो आप क्या बोलोगे, शी इट्स फूड, शी टेक्स फूड, ऐसे बोलोगे। अब इन दोनों की जगह अपन बोले शी हैज फूड, ये भी सही है, करेक्ट सेंटेंस है, ओके। ये ध्यान रखना। एक बार अगर आपको ढंग से डिटेल में इतना अच्छा सा रिविजन करोगे, जीपी करोगे, तो बस सीख जाओगे। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूज करोगे तो सब समझ में आएगा। अब इसमें कि देखो, ये पॉइंट ऑफ मिनट शॉर्ट समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पूरा विथ मोशन का एक पैटर्न है, ठीक है। इसका फिर कभी और फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इतना ही काफी है वीडियो। अब इसके बाद देखो, हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल पर्सन प्लस हैज बीन ऑब्लिक है भी, दोनों में से प्लस एमबी फर्स्ट प्रेजेंट प्लस डिनोट टाइम, या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर डिनोट टाइम। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की दिक्कत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल क्या है? बेसिक पर्सन प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट हो तो प्लस डिनोटेड टाइम। डिनोटेड टाइम कौन सा था? सिंस और फॉर। समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्टिंग टाइम, मतलब ठीक है, वो होता है, एक तो होता है पीरियड ऑफ समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफ को ऑफ बोलते हैं, ध्यान रखना। और होता है एक स्टार्टिंग टाइम, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टाइम मतलब जो समय की शुरुआत, ठीक है, उसको जैसे कि कभी ध्यान रख, सिंपल मेथड है, जब टाइम ड्यूरेशन होता है तो उसमें वहां पे क्या आता है? फॉर आता है। क्या आता है? और अगर स्टार्टिंग टाइम है, मतलब निश्चित टाइम है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तो उसके लिए सिंस है, अगर पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो वहां पे फॉर आ जाएगा। जैसे हम सवेरे से पढ़ रहे हैं तो सवेरे से सिंस आएगा, ठीक है। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। जैसे मैं कोचिंग 2012 से चला रहा हूँ मैं, तो आई हैव बीन रनिंग माय कोचिंग सिंस 2012, सिंस लगेगा, है ना। अगर मैं बोलूँ इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, 12 साल से मेरा कोचिंग चल रहा है, तो फॉर आ जाएगा। आई हैव बीन रनिंग माय कोचिंग फॉर 12 ईयर्स, ऐसा हो जाएगा, फॉर आ जाएगा। बस सिंपल मेथड है कि भाई जहाँ स्टार्टिंग टाइम होता है वहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा, और जहाँ पे ड्यूरेशन होता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, वहाँ पर क्या होगा? फॉर आ जाएगा। सिंपल मेथड है, और आगे बाद में बताऊंगा कभी और चीज कैसे इसको, इसके पूरा कहाँ सिंस आता है, फॉर आता है, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, ओके। कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके 8-8, 9-9 पॉइंट रहते हैं, बस वो इसके अलावा कहीं नहीं आते। उसकी देखो सेंटेंस देख लिया आपने, है ना। जो कोई भी काम चल रहा है, हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में, प्रेजेंट परफेक्ट जो काम चल रहा है वो हो चुका है, ऐसा कुछ है आपको, ठीक है। और हमें टाइम का पता है, जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा हूँ, सवेरे से पढ़ा, तो वहां इसमें टाइम आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब बनता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इसके नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट प्लस बीन, हैव नॉट प्लस बीन, और पर्सन ही सी नाउन के साथ हैज का प्रयोग, और आई यू नाउन के साथ हैव का प्रयोग। और प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव शुरुआत हैज और हैव से करते, पर्सन के प्रयोग के साथ हैज से करते। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा, इसी के बाद होगा कंडीशंस कि हैव बीन से हम प्रेजेंट परफेक्ट के भी वाक्य बना सकते हैं। स्टॉप करना उसको, और डिस्कस करेगा।